हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है सेल के ऊपर। ठीक है, क्लास 10th आईसीएससी बायोलॉजी का वीडियो है ये इस वीडियो में ये चैप्टर आपका जो सेल चैप्टर है एक बार में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ पहले ही बोल दूँ, यहाँ पे मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि ये सुपर फास्ट एक रिवीजन है। अगर आप चाहते हो कि आपको डिटेल में चाहिए, प्रॉपर एक एक चीज़ का बहुत ज़्यादा डेप्थ में एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है आईसीएससी क्लास 10th बायो। ठीक है, तो उसमें अगर आप जाओगे तो वहाँ पे अगर आपको डिटेल में चाहिए तो वो वाले वीडियोस देख लो। ठीक है, वो पार्ट्स में बने हुए हैं और प्रॉपर इन डेप्थ है। यहाँ पे क्या, ये क्विक रिवीजन है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जिनके पास अभी इतना टाइम बचा नहीं है और जो चाहते हैं जल्दी हो जाए। ठीक है, जल्दी जल्दी करें, मेन पॉइंट्स कवर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी बुक में से ही ले लिया ताकि आपको बार बार बहुत ज़्यादा अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना। तो पहली चीज़ आती है कि सेल होता क्या है। ठीक है, आपको पता है कि जितनी भी चीज़ें हैं, जो लिविंग चीज़ें हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, हम सब के सब किससे बने हुए हैं? हम सब के सब बने हुए हैं सेल से। ठीक है, तो सारी की सारी जो लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से बनी हुई है। फिर सेल क्या होता है? सेल फंक्शनल यूनिट है बॉडी का। जैसे कि घर होता है, ठीक है, हम घर बनाते हैं, घर का फंक्शनल यूनिट क्या है? एक ब्रिक, एक जो ईंटा होता है, जो ब्रिक होता है। घर बनता किससे? पत्थर से। जो आपका ब्रिक है ईंटे से बनता है ना। तो ब्रिक क्या हो गया? घर की फंक्शनल यूनिट है, मेन स्ट्रक्चरल यूनिट है जिससे पूरा घर बना हुआ है। तो ऐसी आपकी बॉडी की जो मेन यूनिट है जिससे पूरी आपकी बॉडी बनी है वो सेल है। ठीक है, काम क्या करते हैं? बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, उसमें इनका काम होता है। जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो किसी ना किसी पहले एक सेल से ही बने हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ ध्यान रखो, हम लोग एनिमल्स हैं। ठीक है, ह्यूमंस एनिमल्स में ही आते हैं। तो एनिमल्स हों, चाहे प्लांट्स हों, चाहे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वैसे तो काफ़ी, जब आप 11th में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा 5 कैटेगरी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो जितने भी, एक और ले लो, चलो ह्यूमंस को अलग ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ह्यूमंस ले लो, प्लांट्स ले लो, एनिमल्स ले लो, स्टार्टिंग सबकी एक बैक्टीरिया से हुई है। हम सबकी स्टार्टिंग अगर हम पीछे जाएंगे तो एक बैक्टीरिया से हुई है। ठीक है, तो एक कुछ ना कुछ पहले सेल था, उससे सारे सेल आगे बने। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये पॉइंट हो गया। फिर है कितने सेल होते हैं। ठीक है, जितना बड़ा होगा उतने सेल ज़्यादा होंगे। जैसे कि एक हाथी है तो हाथी में सेल ज़्यादा है। एक शेर है, शेर में सेल कम है। चींटी है, चींटी में और कम है। तो जितना बड़ा होता है ऑर्गेनिज्म उतने नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब सेल्स की टाइप देख रहे हैं। देखो, यूनिसेलुलर की पहले बात करते हैं। यूनिसेलुलर मतलब जो सिंगल सेल से बने हैं, जो पूरा हुआ पूरा ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना हुआ है। इसके एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। ठीक है, मतलब अगर हम बैक्टीरिया देखें या अमीबा देखें तो सिंगल सेल से बना हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब यूनिसेलुलर का मतलब ये है, सिंगल सेल से बना है। मल्टी सेलुलर में कौन कौन आते हैं? मल्टी सेलुलर का मतलब होता है जो बहुत सारे सेल से बने हैं, जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ह्यूमंस क्या है, हम लोग मल्टी सेलुलर हैं। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं। कितने सेल हैं? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, मॉस्किटो, मैंगो, प्लांट्स, ये सब क्या है? मल्टी सेलुलर है। ये सिंगल सेल नहीं है, इनके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब होता है ज़्यादा, मल्टीपल। ठीक है, तो ये हो गया ख़त्म। फिर सेल कितना स्मॉल होता है सेल? अब साइज की बात हो रही है। ठीक है, पहली चीज़, स्मॉलेस्ट सेल्स कौन से हैं? एक तो बैक्टीरिया बहुत स्मॉल होता है। बैक्टीरिया में नज़र नहीं आता, आंखों से दिखता नहीं है, उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, तो स्मॉल है। ठीक है, फिर और कौन से स्मॉल होते हैं? रेड ब्लड सेल। हमारी ह्यूमन बॉडी में, हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल होता है। तो रेड ब्लड सेल क्या है? ये भी आंखों से दिखाई नहीं देता, छोटा होता है बहुत, इसके लिए भी माइक्रोस्कोप चाहिए। फिर आती है बात लॉन्गेस्ट की। लॉन्गेस्ट कौन से हैं? नर्व सेल्स। नर्व सेल कौन से होते हैं? जो आपके दिमाग में, आपके दिमाग किससे बना हुआ है? आपका जो दिमाग है, आपका जो पूरा नर्वस सिस्टम है, वो किससे बना हुआ है? नर्व सेल से। ठीक है, वो बना होता है मेनली न्यूरॉन से। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का होता है। अभी आगे पढ़ोगे, जब नर्वस सिस्टम पढ़ोगे तो इस टाइप का होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का। तो ये आपका न्यूरॉन है, नर्व सेल। ठीक है, तो ये लंबा होता है काफ़ी। ठीक है, लॉन्गेस्ट है। फिर हम आते हैं लार्जेस्ट पे। लार्जेस्ट की बात करेंगे तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? ऑस्ट्रिच का। ठीक है, ऑस्ट्रिच जो होती है ये एक तरह की बर्ड होती है। जो इसका एग होता है ये सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। एवरेज एक, अभी ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, एडल्ट ह्यूमन में 2200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हैं। 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हैं। जैसे कि समझ लो, एक हार्ट का सेल अलग है, अलग अलग जितने भी ऑर्गन है सबके अलग अलग सेल हैं। ब्रेन का सेल अलग है, लिवर का सेल अलग है, किडनी का सेल अलग है। तो ऐसे ह्यूमंस में 200 डिफरेंट टाइप के सेल हैं। ठीक है, पूरी बॉडी में कितने सेल हैं? 37.2 ट्रिलियन सेल्स हैं। एक इंसान की बॉडी में 37.2 ट्रिलियन सेल्स हैं। समझ लो कितना बड़ा नंबर है, ट्रिलियंस में। फिर ब्रेन में अपने आप में, हमारे ब्रेन में 100 बिलियन नर्व सेल हैं। हमारा जो ब्रेन बना होता है नर्व सेल से बना होता है। तो हमारे ब्रेन में 100 बिलियन के आसपास नर्व सेल हैं।
ठीक है। रेड ब्लड सेल्स कितने हैं हमारी बॉडी में? 25 ट्रिलियन। तो ये कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, तो आपको ये देख सकते हो नंबर्स को, ठीक है। अब बात करते हैं हम शेप की। शेप, सेल के जो शेप होते हैं अलग अलग टाइप की शेप होती है। पहला होता है जैसे हमने दिया सर्कुलर और बाइकॉनकेव, ठीक है। जैसे जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स सर्कुलर भी हैं और बाइकॉनकेव भी हैं। ये इस तरह के क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन और यहाँ पे होती है हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अटैच। तो इस टाइप का शेप होता है आरबीसी का, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा आप डिफरेंस देखो, एक एनिमल सेल बनाया हुआ है डायग्राम में, एक प्लांट सेल है। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है सेल वॉल का। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर एक डिफरेंस देखो, इनका वैक्यूल कितना बड़ा है, देख रहे हो कितना बड़ा वैक्यूल है प्लांट्स में? वैक्यूल बहुत बड़ा है प्लांट्स में। एनिमल्स में वैक्यूल बहुत छोटा होता है, ठीक है। देखो इसमें दिखाया नहीं है आपके, लेकिन इन जनरल अगर एनिमल्स में वैक्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल होता ही नहीं है, अगर होगा भी तो बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हमने देख लिया। जनरली एक्चुअल में क्या होता है, इसमें जो एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं इसमें दिखाया नहीं है डायग्राम में, बहुत छोटे छोटे होते हैं और मल्टीपल होते हैं। और प्लांट सेल में वैक्यूल काफ़ी बड़ा होता है, दिखाई दे रहा है। तो ये तो एक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी आगे जब हम डिटेल में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा और क्या डिफरेंसेज हैं। ये सिर्फ मैंने एक इमेज दिखाई है आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, उसी पे जैसे हम शेप्स के बारे में पढ़ रहे थे, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं अमीबा जैसे, ठीक है। दैट कैन स्क्वीज आउट थ्रू कैपिलरी सेल। एक्चुअल में क्या होता है, देखो वाइट ब्लड सेल ना कुछ इस टाइप का होता है, आप समझ लो ये ना कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये WBC है और ये मान लो कोई बॉडी में वायरस आ गया, तो ये क्या करता है, ये ऐसे आता है, ठीक है, आगे बढ़ता जाएगा, अमीबा की तरह आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये ऐसे बढ़ेगा और ये क्या करेगा, ये जो आपका ये है ना वायरस, इसको अपने अंदर ले लेगा, इसको खा जाएगा, ठीक है। WBC ऐसे फिर वायरस को खा जाता है, ठीक है। तो अमीबा टाइप का इसका मूवमेंट होता है, क्योंकि अमीबा होता है ये भी ऐसे मूव करता है जैसे WBC मूव करता है, ठीक है। तो अमीबा में जो मूवमेंट होता है वो होता है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मतलब होता है फॉल्स फीट, ठीक है। तो ये जो अमीबा मूव करता है ना वो फॉल्स फीट से मूव करता है। एक्चुअली में फीट होते नहीं है अमीबा के, फॉल्स होते हैं। तो ऐसी WBC भी है। WBC का भी जो मूवमेंट होता है, कोई ऐसे पैर थोड़ा ना लगे हुए हैं WBC के, लेकिन मूव करता है, ठीक है। तो इसका मूवमेंट जो है अमीबा का, व्हाइट ब्लड सेल का बिल्कुल अमीबा के जैसे है। तो ये सब समझा रखा है। नर्व सेल्स कहते होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, ये मैं आपको बताया था। ये ऐसा देखो, ये बना देता हूँ दोबारा, नर्व सेल्स इस टाइप के होते हैं। ये नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ोगे डिटेल में समझ में आएगा। तो काफ़ी लंबे होते हैं। लंबे क्यों होते हैं कि उनको ब्रेन से पहुंचना है आपके पूरी बॉडी में, भाई ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से निकल के पूरी बॉडी में पहुंचते हैं, ठीक है। पैर की उंगली तक, पैर की जो फिंगर है अंगूठे तक पहुंचते हैं। तो लंबे होंगे तभी तो पहुंचेंगे वहां तक, ठीक है। फिर होते हैं गार्ड सेल्स के बारे में दिया है। गार्ड सेल्स का देखो शेप अलग होता है। गार्ड सेल्स कुछ इस टाइप के होते हैं, किडनी शेप के होते हैं, ठीक है। तो गार्ड सेल्स करते क्या है, ये मान लो गार्ड सेल है, तो गार्ड सेल का काम होता है, प्लांट में स्टोमेटा होता है, तो प्लांट में स्टोमेटा का खोलने का काम, स्टोमेटा में अंदर क्या आता है, लाइट जाती है ना पूरी, जो पूरा फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो यहीं इसी के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। तो गार्ड सेल का क्या काम होता है, ये स्टोमेटा को बंद करते हैं और स्टोमेटा को खोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया काम गार्ड सेल्स का। ये प्लांट्स में होते हैं गार्ड सेल, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में 3 एसेंशियल पार्ट है। पहला है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये देखो, ये देखो, ये पूरी दिख रही है एनिमल्स में, क्योंकि एनिमल्स में सेल वॉल तो होती नहीं है। ये जो है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो बाहर दिख रही है देखो, ये जो पूरी है ना, ये जो कवरिंग है पूरी, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये पूरी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन लिविंग मेम्ब्रेन है, ये इंपॉर्टेंट है। सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कुछ चीज़ों को तो अंदर आने देती है और कुछ चीज़ों को बाहर रोक देती है, सबको अंदर नहीं आने देती, ठीक है। ये है। प्लांट सेल्स में क्या होता है, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है, लेकिन एडिशनल सेल वॉल भी होती है प्लांट सेल में, ठीक है। और प्लांट्स एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल वॉल, प्लांट्स में सेल वॉल मेनली बनी किसकी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक तरह का आप समझ लो ग्लूकोज का ही एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये हो गया। तो सेल वॉल और क्या करती है, प्लांट को शेप देती है, प्लांट को रिजिडिटी देती है, ठीक है। शेप और रिजिडिटी, जो रिजिडनेस है, टाइटनेस है प्लांट को, वो सेल वॉल की वजह से ही मिलती है। और सेल वॉल क्या है, फ्रीली परमिएबल है। सेल मेम्ब्रेन क्या थी, सेमी परमिएबल थी, ठीक है। तो सेल, तो ये डिफरेंस है, सेल मेम्ब्रेन थी सेमी परमिएबल, सेल वॉल जो है वो है फ्रीली परमिएबल, मतलब किसी को रोक टोक नहीं है, जो आ रहा है आए, जो आ रहा है जाए, कोई रोक टोक नहीं है, सब आ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है सेल वॉल का। फिर हम आते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, देख रहे हो अंदर पूरा लिक्विड है, ये भरा हुआ है, ये पूरा सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, थिक फ्लूइड टाइप का, ये दिख रहा है, ये ग्रे, ये सारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। सारा साइटोप्लाज्म है। बट एक चीज ध्यान रखना, साइटोप्लाज्म में सब कुछ तो आता है,
लेकिन साइटोप्लाज्म में आपका न्यूक्लियस नहीं आता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइटोप्लाज्म में ये जितना भी पूरा फ्लूइड भरा हुआ है साइटोप्लाज्म है, सारा साइटोप्लाज्म के अंदर आता है। सेल के अंदर जितना भी सब कुछ है सब साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, बट न्यूक्लियस नहीं आता, न्यूक्लियस इंक्लूड नहीं होता साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। देखो सेमी लिक्विड सब्सटेंस है, बहुत सारे इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसमें बहुत सारे सेवरल क्या है ऑर्गेनल्स भी हैं। ऑर्गेनल्स क्या होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में क्या होते हैं ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट होता है, लिवर होता है, किडनी होता है, लंग्स होता है, ऐसे ही सेल के भी अपने ऑर्गन्स हैं। सेल के अपने ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ये देखो, जैसे सेल के अपने ऑर्गन्स कौन से हैं, जैसे गोल्गी बॉडी सेल का ऑर्गन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका अपना काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का गोल्गी बॉडी का अपना काम है, ठीक ठीक है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, इसका अपना काम है, ठीक है, लाइजोसोम में इसका अपना काम है। तो जैसे हमारी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं जो अपना अलग अलग काम करते अपने, ऐसे सेल के अंदर भी ऑर्गन्स होते हैं जो सेल हैं, काम करते हैं। तो सेल के जो अपने ऑर्गन्स हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स, ठीक है, समझ में आ गई। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही माने जाते हैं, जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको साइटोप्लाज्म में ही काउंट किया जाता है, एक्सेप्ट फॉर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म में काउंट नहीं करते, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और दिया है पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म अदर द ऑर्गेनल्स, ठीक है, इज कॉल्ड साइटोसोल। मतलब क्या कह रहे हैं ये कि अगर जो साइटोप्लाज्म अगर हम उसको उसमें से हम ऑर्गेनल्स को भी हटा दें, ठीक है, उसमें जो साइटोप्लाज्म के अंदर सारे ऑर्गेनल्स भी काउंट होते हैं एक्सेप्ट फॉर न्यूक्लियस। लेकिन अगर हम साइटोप्लाज्म ले लें खाली और उसमें से हम ऑर्गेनल्स हटा दें तो जो बचा हुआ है उसको बोलते हैं साइटोसोल, ठीक है। जो मेन सिर्फ लिक्विड लिक्विड है, सिर्फ लिक्विड लिक्विड है, उसको हम साइटोसोल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि सिर्फ ये जो लिक्विड लिक्विड पोर्शन है, ये सिर्फ लिक्विड लिक्विड पोर्शन लूं और मैं इन ऑर्गेनल्स को काउंट ना करूं तो सिर्फ साइटोसोल बोलेंगे, और जब मैं ऑर्गेनल्स को काउंट कर लेता हूं तो साइटोप्लाज्म बन जाता है, ठीक है। लेकिन साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं आता, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस पता है आपको, ब्रेन है, ये ब्रेन है, ठीक है। ये ब्रेन किसका ब्रेन है, ये ब्रेन है सेल का, ये बताता है सेल को कि क्या करना है, तुम्हें कैसे क्या करना है। देखो मैं बताता हूँ चीज, देखो न्यूक्लियस का मेन काम होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका पड़ा होता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए, क्रोमोसोम होते हैं, उसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका डीएनए, ये भी आगे पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा। ये सब मैंने वैसे डिटेल में बता दिया है, तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस चाहिए तो वो वाले पहले वीडियोस देख लो, ठीक है। ये तो सुपर फास्ट है तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आऊंगा। न्यूक्लियस में होता है डीएनए, डीएनए से बनता है आरएनए, ठीक है, आरएनए से बनता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन बताता है कि किसको क्या करना है, स्किन को स्किन बनना है, किसी को ब्रेन सेल बनना है, किसी को लिवर सेल बनना है, ठीक है, तो प्रोटीन बताएगा, ठीक है। तो ये प्रोटीन क्या करता है, गाइड करता है कि किसको स्किन सेल बनना है, किसको ब्रेन का सेल बनना है, किसको लिवर का सेल बनना है, किसको हाथ बनना है, किसको पैर बनना है, ठीक है। तो सेल को अपने आप थोड़ा ना मालूम पड़ता है, ये प्रोटीन से मालूम पड़ता है। और प्रोटीन बना कौन रहा है, अगर हम पीछे जाएं तो डीएनए बना रहा है, और डीएनए कहाँ है, न्यूक्लियस में। तो इसलिए बोलते हैं न्यूक्लियस को ब्रेन, क्योंकि ये बताता है कि किस सेल को क्या बनना है, ठीक है। ये न्यूक्लियस से मालूम पड़ता है, क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए होता है, डीएनए में वहाँ पे कोड लिखा होता है, फिर वो कोड से मालूम पड़ जाता है किसको क्या बनना है, किसी को आंख बनना है, किसी को नाक बनना है, किसी को मुंह बनना है। नहीं तो आपको क्या मालूम, एक सिंगल सेल को कैसे मालूम पड़ रहा है किसको क्या बनना है, ये न्यूक्लियस की वजह से होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए होता है। तो इसलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है, ठीक है। ये मैंने बता दिया। देखो इसका स्ट्रक्चर ये रहा, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आपका प्रॉपर है, ये देखो इसमें तो ऐसे पड़ा हुआ है, ये देख रहे हो, ये क्रोमैटिन नेटवर्क जो दिया है ना थ्रेड टाइप के, यही क्रोमोजोम बन जाते हैं। तो क्रोमोजोम में डीएनए होता है, ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है ये बनेगा क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम में होते हैं डीएनए। फिर वही पूरी कहानी स्टार्ट हो जाएगी, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसकी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जैसे सेल की मेम्ब्रेन होती है ऐसे न्यूक्लियस की अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। फिर जैसे साइटोप्लाज्म होता है, इसका अपना न्यूक्लियोप्लाज्म है, सेम है, कुछ उसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है, बस नाम चेंज हो रहा है। साइटोप्लाज्म की जगह न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन की जगह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये फिर यहाँ पे एक न्यूक्लियोलस आ गया। इसका फंक्शन अभी आगे देख लेंगे, ठीक है। ये क्रोमैटिन नेटवर्क क्या है, कुछ नहीं है, क्रोमोजोम ही है। ये देखो थोड़ा सा आप इस तरह से और देख सकते हो, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये अंदर यहाँ पे ना क्रोमोजोम दिखा दिया, ये साइटोप्लाज्म हो गया इसका, ठीक है। और ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, ये सब ना सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। जब सेल डिवाइड होता है, सेल कैसे होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। ये जैसे एक सिंगल सेल था, ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये इसकी एक डॉटर है, ये इसकी दूसरा डॉटर सेल है, ठीक है। ये जब सेल डिवीजन वाला चैप्टर आएगा तो और समझ में आएगा। तो एक सेल, सिंगल सेल, 2 इसमें ऐसे डिवाइड होता है, ठीक है। तो जब ये डिवाइड होता है, सेल डिवीजन होता है, तो ये बहुत रोल प्ले करते हैं सेंट्रियोल्स, ठीक है। इसका रोल यहाँ पे। फिर अब आ जाते हैं इस पे, ठीक है। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे सेल के अपने ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। सेल में क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, ये मैं आपको पूरा बता चुका हूँ पीछे। अब आते हैं हम प्रोटोप्लाज्म के ऊपर, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म पूरा जो फ्लूइड है सेल के अंदर प्लस ऑर्गेनल्स,
एक्सेप्ट फॉर, एक एक्सेप्शन है, उस ऑर्गेनल में न्यूक्लियस काउंट नहीं होता। अब इसी में अगर मैं न्यूक्लियस को भी जोड़ दूं तो प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा, वही सेम है कहानी, ऑर्गेनल्स भी रहेंगे, लेकिन साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस काउंट नहीं करते, इसमें न्यूक्लियस काउंट हो जाता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस काउंट नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस काउंट हो जाता है, तो उसको प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं। कहानी वही है सारी की सारी। ठीक है, जनरली आप देखोगे ये टर्म जो होता है प्रोटोप्लाज्म, या इसको प्रोटोप्लास्ट भी बोलते हैं, ये जनरली प्लांट सेल के लिए ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, प्लांट सेल के लिए ज़्यादा यूज करते हैं। ये देखो, ये लिखा है लिविंग पार्ट्स ऑफ अ सेल विच कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस भी जुड़ गया जो इसमें नहीं था साइटोप्लाज्म में, एंड अदर लिविंग बॉडीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म में जो मेन डिफरेंस है ना वो न्यूक्लियस का है, इसमें न्यूक्लियस काउंट नहीं होता साइटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस काउंट हो जाता है। ये है कहानी। ठीक है, बाकी ये सब तो ऑर्गेनल्स दिए हैं, कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही पीछे डायग्राम में। न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियोलियस होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, सेल मेम्ब्रेन, ये सारे इसके अंदर ऑर्गेनल्स हैं। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं ऐसी सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं। अब थोड़ा इनका थोड़ा डिटेल में थोड़ा फंक्शन देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, बाहर की साइड होता है एनिमल सेल्स में, ठीक है, और प्लांट सेल्स में कहाँ होता है, ये सेल वॉल के नीचे होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, पहले सेल वॉल प्रेजेंट होती है, नीचे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से है, पतला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लिविंग मेम्ब्रेन है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, लिविंग मेम्ब्रेन जिंदा है ये। ठीक है, फाइन पोर्स होते हैं, सेमी परमिएबल है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पीछे, लाइपोप्रोटीन से बना होता है। ठीक है, लाइपोप्रोटीन का मतलब होता है, लाइपो मतलब होता है हमेशा फैट, फैट भी है और इसमें प्रोटीन भी है। ठीक है, फंक्शन क्या है इसके, सेल मेम्ब्रेन के, सेपरेट करता है सेल को उसकी सराउंडिंग से, जो आसपास सराउंडिंग होगी उससे अलग करेगा, सेपरेट करेगा, क्योंकि एक क्या है, एक तरह की लेयर है ना, तो लेयर का क्या काम होता है, दो चीज़ों को सेपरेट करना। ठीक है, फ्री एंट्री क्या क्या ये क्या है, ये देखो ये सेमी परमिएबल है, सबको तो अंदर आने नहीं देता नहीं है, तो एंट्री को रेगुलेट करता है, किसको अंदर आना किसको अंदर नहीं आना। ठीक है, शेप ऑफ सेल को मेंटेन करता है। फिर आते हैं हम सेल वॉल, सेल वॉल इंपॉर्टेंट है, खाली प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, सबसे प्लांट सेल में आउटर मोस्ट होती है। ठीक है, एनिमल सेल में तो आउटर मोस्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, इनके में आउटर मोस्ट क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, नॉन लिविंग होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नॉन लिविंग है, इसमें जान नहीं है। सेल मेम्ब्रेन क्या थी, लिविंग थी, ये नॉन लिविंग है। ठीक है, फ्रीली परमेबल है, सबको आने देती है अंदर के लिए, बनी किससे होती है, सेलुलोज से, ये आपको बता चुका हूँ मैं। ठीक है, ये शेप देता है और टाइटनेस देता है प्लांट सेल को। ठीक है, सबको अंदर आने देता है, किसी में कोई रोक टोक नहीं करता, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। ठीक है, प्लांट्स में सेल वॉल एक का एक रीजन और भी होता है, देखो एनिमल्स तो अपना प्रोटेक्शन खुद कर लेते हैं लड़ झगड़ के, प्लांट्स कैसे लड़ेंगे, प्लांट्स लड़ नहीं सकते ना, तो प्लांट्स को इसलिए सेल वॉल से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया भगवान ने। ठीक है, फिर अब आते हैं साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, क्या काम है इसका, साइटोप्लाज्म का जितने भी प्लाज्मा में अंदर जो चीज़ें हैं, ठीक है, न्यूक्लियस को छोड़ के सब साइटोप्लाज्म ही है। कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वाटर भी होता है इसमें, और इसमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और इसमें ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। फंक्शन क्या है इसका, हर एक जो उसके अंदर ऑर्गन है, जो उसका ऑर्गनल से सबके अपने अपने फंक्शन है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, जिससे जो आप जो खाना खाओगे, जो आपका ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट किस में करते हैं, ग्लूकोज जो आप खाना खाते हो वो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है एटीपी में, एनर्जी में। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब मेटाबॉलिक रिएक्शंस ही हैं। तो ये सारे कहाँ होते हैं, ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर ही होंगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं उनके अंदर होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, ये सारा ये सब वही जो मैं आपको बताया था ना, सारे जो रेस्पिरेशंस होते हैं वो सब यहीं पे होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब यही है, ग्लूकोज को से एनर्जी निकालना। तो ये सब जो रेस्पिरेशन होगा ये यहीं इसके अंदर ही होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, फिर आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देख रहे हो इस टाइप का होता है एंडो, ये तार तार सी दिखाई दे रही है, बिजली की तार सी लग रही है, ऐसे होता है। ठीक है, तो इर्रेगुलर नेटवर्क है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ये हम देख सकते हैं। और ये क्या है, कंटिन्यूस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्चुअली में जो ऐसे होता है, ये बैक साइड है, ये इसकी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ऐसे जुड़ा होता है, और आगे जाके ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन से भी जुड़ा होता है। तो इस साइड मान लो न्यूक्लियस है, और ये आपकी मान लो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये आपका न्यूक्लियस है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ऐसे स्टार्ट होता है, ये ER लिख रहा हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियस से स्टार्ट होगा और सेल मेम्ब्रेन को भी टच करता है। ठीक है, इट इज कंटिन्यूस विद द सेल मेम्ब्रेन ऑन द आउटसाइड एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑन द इनसाइड। समझ में आ गया, स्मूथ भी होता है और रफ भी होता है, तो दो तरह के होते हैं। ठीक है, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिटेल में देखना है तो वीडियो मैंने बोला ना वो देख लेना। ठीक है, जहाँ मैंने डिटेल में समझाया, ये सिर्फ क्विक फास्ट रिवीजन बता रहा हूँ। सपोर्टिक फ्रेम सपोर्ट करता है सेल को। ठीक है, यहाँ पे क्या बनते हैं,
प्रोटीन और फैट्स बनते हैं, ठीक है। तो बनते भी हैं, सिंथेसिस मतलब बनना, मैन्युफैक्चर होते हैं और ट्रांसपोर्ट भी होते हैं। फिर आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। देखो माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। बहुत इसमें दिया है, वेरियस शेप्स होते हैं बट मेनली सॉसेज टाइप का होता है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। डबल वॉल्ड होता है और इनर वॉल थ्रोन इनटू फोल्ड्स, जो अंदर की वॉल है फोल्ड्स जैसी होती हैं, दिखाई दे रही है ना, फोल्ड्स ही बन गई हैं, इस टाइप की होती हैं, ठीक है। इनका अपना खुद का डीएनए होता है। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इनका अपना खुद का डीएनए होता है, अदरवाइज डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए है, ठीक है। इसमें इनके अपने खुद के राइबोसोम भी होते हैं, ठीक है, इनके खुद के भी राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम का मेन काम पता क्या है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। देखो ऐसे होता है, डीएनए है, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन बनता है ना, इसको बनाने में मेन रोल है राइबोसोम का, राइबोसोम हेल्प करते हैं प्रोटीन बनाने में, ठीक है। ये आप देखोगे भी यहाँ पे, अभी ये है ना, राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका अपना डीएनए भी है, इसका अपना राइबोसोम भी है, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग सा, यूनिक सा है। मेन काम क्या होता है इसका, हमारी बॉडी को जो मेन एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से मिलती है, ठीक है। तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, फाइनली एटीपी में। ये है आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्लूकोज फाइनली एटीपी में कन्वर्ट होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये जो एटीपी होता है, ये बनता कहाँ पे है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है, ठीक है। और क्या करता है ये, रेस्पिरेटरी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, उनको ही बनाता है। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स एक तरह के ना प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एंजाइम्स क्या करते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, जो रिएक्शंस होती हैं सेल के अंदर, उसको, उन रिएक्शंस को करवाने में एंजाइम्स का बहुत रोल है। तो इन एंजाइम्स को बनाने में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है, ठीक है। सिंथेसिस मतलब बनाना, मैन्युफैक्चर करता है इन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को। फिर आगे आपका गोल्गी एपरेटस, ये गोल्गी एपरेटस है इस टाइप का, ठीक है। ये क्या है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स, ये आप देख सकते हो स्ट्रक्चर इसका, ट्यूब्यूल्स ट्यूब जैसा होता है और वैक्यूल्स इस टाइप का होता है स्ट्रक्चर। ये तो दिया है, ये इतना बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है, ठीक है, समझ इसमें समझाने वाला कुछ। मेन काम क्या है इसका, एंजाइम्स बनाता है और हार्मोन्स बनाता है। हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो आपके बॉडी में बताते हैं किसको क्या करना है, किसकी हाइट बढ़नी है, किसकी हाइट कम होनी है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ये एंडोक्राइन सिस्टम है ना, जो एंडोक्राइन सिस्टम उसके अंदर आता है। ये तो केमिकल्स हैं जो मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं। तो ये सब कहाँ बनते हैं, गोल्गी एपरेटस में, ठीक है। ये दिया हुआ है, सीक्रेशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म जो होता है, स्पर्म का, ठीक है, अभी स्ट्रक्चर अभी आगे जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे तो वहाँ आपको समझ में आएगा। तो उसमें स्पर्म का एक पार्ट होता है एक्रोसोम, ठीक है। तो उसको, स्पर्म के उस पार्ट को बनाने में इसका रोल है गोल्गी एपरेटस का, ठीक है। फिर आते हैं राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम क्या है, दिखाई दे रहे हैं, डॉट डॉट से दिखाई दे रहे हैं आपको, नीले नीले से डॉट डॉट से, ये राइबोसोम है, ठीक है। स्मॉल ग्रेनुअल्स होते हैं, ठीक है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक उससे जुड़े होते हैं, छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये राइबोसोम है आपके। सिंगल वॉल्ड है, ठीक है, डेंस है, मेनली इसमें होता है आपका आरएनए, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखो, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए, ठीक है। तो इसमें दिया है कि इसमें क्या है, मेनली इसका बना हुआ है आरएनए से। मेन काम क्या है, राइबोसोम का मैंने बता दिया आपको, पहले ही बता दिया था ऊपर अभी। तो प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन के बनाने में बहुत इसका रोल है राइबोसोम्स का, ठीक है। अब अगर लाइजोसोम्स, तो लाइजोसोम्स क्या करते हैं, एक तरीके से ये ना सफाई करते हैं, सफाई करते हैं सेल की। सफाई कैसे करते हैं अभी देखेंगे आगे, ठीक है। ये डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन सब्सटेंसेस को, जो सेल के अंदर अगर कोई बेकार चीज़ आ गई, बाहर की बेकार चीज़, उसको हटा के मार देते हैं, सफाई कर देते हैं उसकी, ठीक है, हटा देते हैं, ठीक है। तो सेल के अंदर डाइजेशन का रोल प्ले करते हैं। सेल का जो डाइजेशन होता है, जो बेकार की चीज़ें हैं उनको हटाते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन सब्सटेंसेस को, जो बेकार बेकार चीज़ें उनको निकाल के फेंकते हैं, तो इस तरह के काम करते हैं, ठीक है। तो सफाई का काम है इसका मेन यहाँ लाइसोसोम का, ठीक है। अब ये होता कैसे दिया, इसमें 40 तरह के डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं इसमें। सैक इसकी इस तरह से होती है, मेम्ब्रेनस सैक होती है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है आपको मेम्ब्रेन टाइप की होती है। अच्छा, फिर एक चीज़ और है, कोई सेल अगर बेकार हो गया, इंजर्ड हो गया, ठीक है, तो ये फटाफट अगर बेकार हो चुका है, खराब हो चुका है, बेकार हो चुका है, तो उस सेल को ये डिस्ट्रॉय करने में इनका बहुत रोल है, ठीक है। तो साफ सफाई का काम है इनका मेन, अगर मैं बोलूँ तो बेकार हो चुका है, अगर खराब हो चुका है, पुराना हो चुका है, और कोई अलग से बाहर से कोई फॉरेन सब्सटेंस आ गया, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उनको हटाने का काम मेनली लाइसोसोम्स का है। तो ये हमने देख लिया। एक चीज़ और है, डाइजेस्ट करता है कार्टिलेज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। जब बोन्स बनती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे डाइजेशन, क्योंकि कार्टिलेज का काफ़ी रोल होता है, जब बोन्स बनती हैं तो उसमें कार्टिलेज का भी बहुत रोल है, तो उसको डाइजेस्ट करता है ये। फिर आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम्स मैंने आपको बताया था ना, ये इस टाइप के होते हैं, ठीक है। ये सारा इनका मेन काम क्या है, ये सेल डिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं, देखो इनिशिएट करते हैं, रेगुलेट करते हैं सेल डिवीजन को, ठीक है। कंटेन्स 1 और 2 सेंट्रियोल्स, इसके अंदर ये देखो, ये अंदर जो है ये सेंट्रियोल्स हैं इस टाइप के, ये दिखाई दे रहे हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं सारे, ठीक है। और बाकी तो उसमें कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर ही है, समझने कुछ नहीं है ज़्यादा। प्लास्टिड की बात करें, प्लास्टिड खाली प्लांट सेल में होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, नाम सुना होगा क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट क्या एक तरीके का प्लास्टिड है। प्लास्टिड क्या करते हैं, कलर देते हैं,
जो प्लांट को कलर मिलता है ना, जो आपको कलर दिखाई दे रहा है, फ्लावर्स को भी जो कलर मिलता है वो इसी वजह से मिलता है, प्लास्टिड की वजह से। प्लांट का जो कलर है ना, ग्रीन कलर जो आपको दिखाई देता है, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। तो आज सब ये प्लास्ट प्लूस्ट यहीं से रहा है, मेनली इसका काम है कलर देने का, और खाली प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। ये भी एक डिफरेंस है एनिमल और प्लांट सेल में, ठीक है। फिर तीन तरह के होते हैं, एक तो या क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ये स्टोर क्या करता है, स्टार्च। स्टार्च एक तरह का ग्लूकोज है, ग्लूकोज को स्टोर करता है। फिर एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, फ्लावर्स को कलर देता है, ठीक है, ऑरेंज, रेड, पिंक, ये सब कलर देता है। तो तीन है, तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में ये देखो, इसमें ये डबल मेम्ब्रेन होता है, इसमें डीएनए भी होता है, ठीक है, ये फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें डीएनए होता है, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल भी होता है, क्लोरोफिल तो होगा क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोफिल भी आ जाएगा क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इसमें काफी सारे इसमें दिया है, सेवरल काइंड प्लास्टिड्स कई तरीके के हैं, ठीक है। जो सबसे कॉमन वन है वो क्लोरोप्लास्ट ही है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। बाकी दो भी याद रखना क्योंकि आपकी बुक में दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस तो देखो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियस ही है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल कौन सा है, तो आंसर आएगा न्यूक्लियस, ठीक है। स्पेरिकल होता है, डेंस होता है काफी, स्पेरिकल मतलब स्फेयर शेप का, ग्लोब टाइप का शेप का होता है, डेंस होता है काफी, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है ऐसी इसकी अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसमें अपने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको क्रोमैटिन फाइबर्स बोलते हैं, जो बाद में क्रोमोसोम बनेंगे, फिर उससे डीएनए बनेगा। तो मेन काम है इसका, इसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है। क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं जो बाद में क्रोमोसोम बन जाते हैं, और इसमें डीएनए होता है। ये सारे के सारे क्या करता है, सेल फंक्शन यही करेगा। भैया न्यूक्लियस क्या, ब्रेन है, ये ब्रेन है सेल का, ठीक है। अगर ये हटा दिया जाए तो सेल मर जाएगा। आपका ब्रेन, मेन डेथ कब होती है इंसान की, जब ब्रेन डेड हो जाए। तो आपका ब्रेन हटा दूं, मर जाओगे आप, ठीक है। तो वही कहानी इसकी है, अगर हम इसको हटा दें तो ये मर जाता है सेल, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ आपको बता चुका हूँ, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम में डीएनए होता है, डीएनए में फिर डीएनए से फिर आपका आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर आपका प्रोटीन बनेगा, वो पूरी फिर कहानी चलती है। फिर प्रोटीन बताता है किसको क्या बनना है, किसको नाक बनना है, किसको कान बनना है, किसको लिवर बनना है, किसको किडनी बनना है, किसको ब्रेन के सेल बनने हैं। तो ये सब प्रोटीन से ही मालूम पड़ता है। होता कहाँ है, कहानी सारी न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि सेल को अपने आप, सेल का अपना दिमाग थोड़ना है। सेल को तो भैया जो डीएनए में लिखा है वही उसको रीड करता है और फिर वही वैसी चीजें बना देता है। तो ये वाली कहानी, तो न्यूक्लियस इज ब्रेन ऑफ सेल, सबसे इंपॉर्टेंट यही है पूरे सेल में। फिर आ गया न्यूक्लियोलियस, ये मैंने आपको बताया था। न्यूक्लियोलियस का मेन काम क्या है, राइबोसोम को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और आरएनए को स्टोर करता है और फॉर्म करता है। देखो डीएनए होता है, डीएनए से फिर आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों ही चीजों में इसका रोल आ रहा है, प्रोटीन में भी और आरएनए में भी। देखो पार्टिसिपेट करेगा प्रोटीन बनाने में और स्टोर करता है आरएनए को, ठीक है। राइबोसोम को बताता है कि भैया तुम्हें राइबोसोम बनाते हैं ना प्रोटीन, मैंने बताया था ना आपको पीछे अभी, ये देखो मैंने बताया था आपको, राइबोसोम्स आपके प्रोटीन बनाते हैं। ये देखो राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। तो राइबोसोम को प्रोटीन बनाना है सॉरी, ये कौन बताता है राइबोसोम को, ये आपका ये बताएगा न्यूक्लियोलियस, ठीक है। डिक्टेट करता है राइबोसोम को प्रोटीन बनाने के लिए। फिर क्रोमैटिन फाइबर्स, ये क्या है, क्रोमैटिन फाइबर्स ये आगे जाके क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है। यही क्रोमोसोम का ये समझ लो एक उसका पुराना रूप है, ये पहले का रूप है उसका, ठीक है। ये रहा क्रोमोसोम। क्या होते हैं, क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं, जिससे जो आपके जीन्स ही तो होते हैं जो आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। आपके अंदर आपके पेरेंट्स के जीन्स हैं, आपके पेरेंट्स में आपके ग्रैंड पेरेंट्स के जीन्स हैं, आपके जो बच्चे होंगे उनके अंदर आपके जीन्स होंगे। तो ऐसे चलता है पूरा हिसाब किताब, ठीक है। क्रोमैटिन फाइबर किससे बनता है, मेनली डीएनए से। मैंने आपको बताया था ना, क्रोमैटिन फाइबर्स क्रोमोसोम ही है। क्रोमोसोम किससे बनते हैं, डीएनए से बने हुए हैं, ठीक है। फिर आ गया वैक्यूल्स, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये वैक्यूल्स देखो ये बड़ी बड़ी ऐसी स्पेस टाइप की है, ठीक है। एनिमल्स में क्या मैंने बताया था ना, प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, मल्टीपल होते हैं लेकिन छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और ये कवर्ड होता है, कवरिंग होती है इस पर टोनोप्लास्ट की। फिर क्या काम करता है, मेनली ये पानी को स्टोर करता है। तो ये प्लांट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पानी को स्टोर करता है। फिर टर्जिडिटी देता है प्लांट को, टर्जिडिटी मतलब टाइटनेस, प्लांट को एक टाइटनेस देता है। नहीं तो प्लांट क्या, जैसे बलून है, बलून टाइट हो जाता है फूल के, तो वो जो टाइटनेस है उसको टर्जिडिटी बोलते हैं बलून की। तो ऐसी जो प्लांट सेल की टाइटनेस है वो उसी से आती है, वैक्यूल से, ठीक है। फिर इसमें पिगमेंट्स होते हैं, ये वॉयलेट ब्लू कलर टाइप के, ठीक है, जिसको एंथोसाइनेंस बोलते हैं। इसमें पिगमेंट्स भी होते हैं, ये ध्यान रखना। फिर ग्रैनुल्स हैं, दिए ग्रैनुल्स से, ठीक है, ग्रैनुल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ड्रॉपलेट टाइप के। इसमें क्या होता है, स्टार्च स्टोर होता है। स्टार्च मतलब होता है खाना, जो ग्लूकोज है जब स्टोर होता है तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स में। ये ध्यान रखो, देखो जो ग्लूकोज होता है जब प्लांट्स में स्टोर होगा तो होगा स्टार्च के फॉर्म में, जब एनिमल्स में स्टोर होगा तो स्टोर होगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। है दोनों ग्लूकोज ही, बस स्टोर्ड फॉर्म है। ग्लूकोज स्टोर होगा प्लांट्स में तो बनेगा स्टार्च, ग्लूकोज स्टोर होगा एनिमल्स में तो बनेगा ग्लाइकोजन। ये है कहानी,
ठीक है, तो खत्म हो गया ये। अब दोनों में डिफरेंस देख लो, ठीक है, प्लांट सेल बड़े होते हैं, ये स्मॉलर होते हैं, ठीक है। सेल वॉल इसमें होती है, इसमें सेल वॉल होती नहीं है। फिर क्या, साइटोप्लाज्म इतना डेंस नहीं होता, इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, ठीक है। थिन लाइनिंग होती है साइटोप्लाज्म की, मेनली पेरीफेरी मतलब साइड्स की तरफ, बॉर्डर की तरफ, ठीक है। इसमें पूरा का पूरे में ही सेल में होता है साइटोप्लाज्म, खाली बॉर्डर पे नहीं होता, पूरे में ही होता है, ठीक है। प्लास्टिड इसमें होते हैं, प्लेजेंट क्लोरोप्लास्ट वगैरह पढ़ा है, इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसमें एब्सेंट, इसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट है, इसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट है। वैक्यूल्स इसमें बड़े होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं, इसमें छोटे छोटे होते हैं, मल्टीपल होते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये रट जाना, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल नहीं समझ में आया तो मगअप करके चले आना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिखाया तो कोई इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेनली लाइफ है, न्यूक्लियस ही ब्रेन है, की टू लाइफ। सेल की जो मेन काम है न्यूक्लियस है। तो उसमें यहाँ पे दिखाया हुआ है कि अगर हमने, देखो ये आपका एक सेल है, ठीक है, इस सेल में से अगर हमने न्यूक्लियस निकाल दिया तो ये सेल क्या हो गया, सेल मर गया। इस सेल में से हमने न्यूक्लियस निकाल दिया तो सेल मर गया। अब ये देखो, ये दो सेल हैं, ठीक है। अब इस सेल में से न्यूक्लियस निकाल दिया आपने, ठीक है, तो इस सेल में से न्यूक्लियस निकाल दिया तो ये सेल मर जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, इसके मरने से पहले अगर हम ये वाले सेल का न्यूक्लियस इस सेल में डाल दें, ठीक है, अगर ये वाले सेल का न्यूक्लियस हम इस सेल में डाल दें तो ये वाला सेल तो बच गया, और जिसका न्यूक्लियस निकाला है आपने वो वाला सेल मर गया, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है, की टू लाइफ है, ठीक है। तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो आज इसी के साथ यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। बहुत ही मैंने क्विक में बनाया, फटाफट बनाया, ताकि कुछ तो बच्चों को हेल्प मिले, जो पूरा जिनके पास टाइम नहीं है, पूरे वीडियो सारे नहीं देख सकते। वैसे तो आपको आइडियली देखनी चाहिए, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अगर आपने ये वीडियो भी देख लिया तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। वीडियो अगर अच्छे लगते हैं उसको सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।